जो है प्रशांत महासागर के बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर के विषय में। ठीक है, आज अटलांटिक ओशन के विषय में पढ़ना है, कल प्रशांत महासागर के विषय में पढ़ा था। तो प्रशांत महासागर का जो बाउंड्री है वो किससे किससे बनता है, कौन कौन से महाद्वीप से? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और ओशिनिया वाला जो पार्ट है वो वाला क्षेत्र जो है आपका प्रशांत महासागर का बाउंड्री बनाता है। तो आज अटलांटिक ओशन पढ़ेंगे। अटलांटिक ओशियन जो है बाउंड्री बनाता है किसके साथ? ऊपर जो है आपका ग्रीनलैंड है, आर्कटिक है। ठीक है, ऊपर क्या है? ग्रीनलैंड, आर्कटिक है। साउथ में जाएंगे तो अंटार्कटिक बाउंड्री बनाता है, जबकि इसके अगर पूर्व में जाएंगे ईस्ट में तो आपको यूरोप मिलेगा और अफ्रीका दिखाई देता है, जबकि पश्चिम में जाने पर क्या दिखाई देता है? आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका अटलांटिक महासागर का मतलब अटलांटिक ओशियन का एक सीमा का निर्धारण करता है। तो पहला टॉपिक ये अटलांटिक ओशियन के विषय में कल पढ़ा था ना, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा गर्त कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच है। उसकी गहराई कितनी है? 11,022 किलोमीटर या मीटर? मीटर है। क्या है? मीटर है। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन की सीमा लिख लेना पहले। इसकी सीमा क्या है? उत्तर में क्या है इसके? तो ग्रीनलैंड है, आर्कटिक द्वीप है, तो आर्कटिक वाला पूरा क्षेत्र है ना, आर्कटिक महासागर जो है एक बाउंड्री बनाती है। और इधर दक्षिण में आपको क्या दिखाई देता है? अंटार्कटिक है। उत्तर पूर्व में क्या है इसके? यूरोप और अफ्रीका है। और इसके पश्चिम में आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दिखाई देता है। यह साउथ अमेरिका है। इसका जो क्षेत्रफल है वो प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का आधा है। कितना है? प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का आधा है। प्रशांत महासागर क्षेत्रफल कितना था? 1/3 था ना, पूरे का कितना था? 1/3 था। तो ये इसका आधा है, इसका मतलब ये कितना होगा? 1/3 का आधा कितना होता है? 1/3 का आधा कितना होता है? अगर उसको हाफ करेंगे कितना आएगा? 1/6। 2 से भाग देंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 में जाता है, क्योंकि डिवाइड में मल्टीप्लाई में बदल जाएगा नीचे जाने के बाद। ठीक है, 1/6 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल अगला पॉइंट में ये महासागर प्रशांत महासागर के या प्रशांत महासागर का आधा क्षेत्रफल रखता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? प्रशांत महासागर का आधा है, याद रखना। ठीक है, अर्थात कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। सॉरी 1/6, क्योंकि 1/3 किसका है? वो प्रशांत महासागर का है। इसकी सीमा होगी पूर्व से पूर्व में यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप है, जबकि पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसका जो आकार है वो अंग्रेजी के एस आकार दिखाई देता है। इसका आकार कैसा है? अंग्रेजी के एस आकार का है, क्योंकि ये जो मध्य अटलांटिक कटक है बीच में उसका आकार है। ठीक है, और यहाँ पे एक निकलता भी है एक ऐसे आकार, वो अफ्रीका की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। ठीक है, ये पूरा इसके चारों तरफ वाटर बॉडी है। ठीक है, ग्रीनलैंड से स्टार्ट होता है और बेवेट द्वीप तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक जाता है? ग्रीनलैंड से ये कटक, मध्य अटलांटिक कटक जो दिखाई दे रहा है, ये ग्रीनलैंड से आगे बढ़ता है और ये बेवेट द्वीप तक साउथ में जाके पहुंचता है। कहाँ तक जाता है? इसकी जो रिज है, ये कटक जिसको बोलते हैं, ये कहाँ तक जाता है? ग्रीनलैंड से बेवेट द्वीप तक जाता है। और इसका क्षेत्रफल कितना था? 1/6 है महासागर। टोटल महासागर के क्षेत्रफल का 1/6 बोलेंगे। और प्रशांत महासागर कितना होगा? ये 1/2। प्रशांत महासागर का ये आधा है। और प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर ही। ठीक है, इसमें कुछ मग्न तट दिखाई देते हैं। जैसे अब मध्य जो आपका अटलांटिक ओशियन है, जैसे प्रशांत महासागर में भी मग्न तट या उस क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वहाँ पे भी विविधता दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी विविधता दिखाई देती है। जहाँ पे भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ पे मिलेंगे? जैसे कोई भी महासागर है और महाद्वीप है। ठीक है, महाद्वीप का वह भाग जहाँ पर जल पहुँचता है, जहाँ पे सागरी जल उपस्थित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। महाद्वीप का एरिया होता है, इसी वजह से हम महाद्वीपी शेल्फ बोलते हैं। ठीक है, न कि महासागरी।
तो वहाँ, और जब आपका ये इसका ईस्ट वाले भाग में जाएंगे तो क्या मिलेगा, यूरोप और अफ्रीका का क्षेत्र है। यहाँ पे कैसे ये एरिया जो है कैसा है, पर्वतीय है, अपेक्षाकृत कम पर्वतीय है। तो इसका जो किनारा वाला एरिया होता है पूर्व वाले साइड में, यूरोप हो चाहे अफ्रीका हो, यहाँ पर डीप ओशियन होते हैं। कैसे होते हैं, डीप ओशियन दिखाई देते हैं, मतलब गहरा नीला दिखाई देता है। जबकि बीच वाले में क्या है, मध्य अटलांटिक कटक दिखाई देता है। मध्य अटलांटिक कटक मतलब क्या है, एक समतल भूमि जहाँ पे कुछ उभरे हुए स्थान होते हैं। उसका आकार जो है लगभग इसके पर्वत, एक तरह से ये समझ लो पर्वत है। महाद्वीप में जो पर्वत दिखाई देते हैं पर्वत श्रृंखला, वैसे ही महासागरों में क्या होते हैं, रिज दिखाई देते हैं, कटक दिखाई देते हैं। तो ये कटकों के आसपास का क्षेत्र कैसा होगा, उथला सैलो होगा। जब सैलो होगा ये एरिया कैसा होगा, सैलो उभरा हुआ भाग दिखाई देगा। यहाँ पे अब गहराई क्या है, अपेक्षाकृत कम रहेगा, पूर्व पश्चिम की तुलना में अपेक्षाकृत कम रहेगा। इस वाले क्षेत्र में पानी जो होगा वो कैसा दिखाई देगा, हल्का नीला। कारण क्या है कि यहाँ पे प्रकीर्णन कम होगा, यहाँ पे प्रकीर्णन कम होगा, इसलिए आप जब मैप में देखते हो तो बीच वाले एरिया में अटलांटिक ओशन के वहाँ पे हल्का नीला दिखाई देता है। जबकि दोनों साइड में, पूर्व और पश्चिम दोनों साइड में क्या होता है, गहरा नीला दिखाई देता है। कारण ये है कि प्रकीर्णन वहाँ पे कम होता है, गहराई वहाँ पे कम है। बीच वाले एरिया में गहराई कम है, जबकि दोनों साइड में गहराई ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्रकीर्णन और परावर्तन अधिक होता है। ठीक है। और ये अटलांटिक ओशन कुल क्षेत्रफल का लगभग 13.3 है। कितना परसेंट है, 13.3, मतलब 1/6 करेंगे तो लगभग आएगा 16% आता है। वैसे 13.3% कह सकते हैं। ठीक है। अटलांटिक महासागर का कुल कितना 13.3% है। और इसके मध्य तट जो दिखाई देते हैं, क्योंकि चारों तरफ बताया ना वाटर बॉडी, और कारण क्या है, अच्छा जो वाटर बॉडीज होते हैं, जो भी मग्न तट है, मग्न तट वो कॉन्टिनेंटल, अगर आपका पर्वतीय इलाका है, कैसा पर्वतीय या चट्टानी इलाका है, तो वहाँ पे कॉन्टिनेंटल जो स्लोप होता है वो तीव्र, वहाँ पे जो प्रवणता दिखाई देती है, वो ढाल प्रवणता वो अधिक होती है अपेक्षाकृत। जैसे अब कॉन्टिनेंटल स्लोप कितना होता है, लगभग 2 से 5 डिग्री के बीच में होता है स्लोप, जबकि 2 से 5 होता है। जबकि सेल्फ जो होता है लगभग 1 से 2 या उससे भी कम ही होता है। क्यों, जैसे ही चट्टानी इलाके में पहुंचते हैं वहाँ पे उनका अपरदन अपक्षय कम हो पाता है। इस वजह से वहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है ज़्यादा, मतलब उनकी ढाल प्रवणता वहाँ पे अधिक होती है। अर्थात सीधे, जैसे कोई भी पर्वतीय इलाका, यहाँ से कॉन्टिनेंटल स्लोप जो ऐसे कर्व बना के जाना चाहिए था, वो सीधा ही बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी जो है उसका अपक्षय प्रदन नहीं कर पाती है। और इसमें है जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर के दोनों ओर, उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पूर्वी अमेरिका तटों के पास मग्न तट। ठीक है। यहाँ पर जो है मग्न तट ज़्यादा चौड़े दिखाई देते हैं, इसके बारे में बताइए। एक है मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक का आकार कैसा दिखाई देता है, ऐसा आकार का है। इसका आकार कैसा है, ऐसा आकार का। और ये कहाँ से शुरू होता है, ग्रीनलैंड के पास में एक आइसलैंड है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आइसलैंड से लेके ये बॉवेट द्वीप तक जाता है। कहाँ तक इसका क्षेत्र है, ग्रीनलैंड से बॉवेट द्वीप तक। इसको लिख लेना, ग्रीनलैंड से बॉवेट द्वीप तक। ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, आइसलैंड द्वीप का से। ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे क्या है, आइसलैंड। ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, वैसे तो आर्कटिक वाले क्षेत्र में आता है ना। उसका अधिकार किसका है, ग्रीनलैंड पे अधिकार क्षेत्र किसका, डेनमार्क का है। और वो कौन से भौगोलिक क्षेत्र में आता है, यूरोप में। भौगोलिक रूप से देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका का है, भौगोलिक रूप से देखेंगे किसका है, उत्तरी अमेरिका का। और राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से यूरोप का, यूरोप कॉन्टिनेंट का है। ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, आइसलैंड से। आइसलैंड से लेकर कहाँ तक होता है, बॉवेट द्वीप तक होता है। बॉवेट द्वीप तक फैला हुआ है। ये मध्य अटलांटिक कटक की बात कर रहे हैं। ठीक है। मध्य अटलांटिक कटक जो है आइसलैंड से बॉवेट द्वीप तक फैला हुआ है। आइसलैंड की राजधानी क्या है, रेकजाविक है। क्या है, रेकजाविक। अभी जल्द में ही संडे को, मतलब एक माउंट एटना में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ठीक है। माउंट एटना कहाँ पे है, इटली में है। इटली में कौन से द्वीप पर है, एक है सिसिली द्वीप करके है, वहाँ पे हुआ है। ठीक है। इटली की राजधानी क्या है, रोम। ठीक है। रेकजाविक। आइसलैंड की कैपिटल क्या है, रेकजाविक। अब जो मध्य अटलांटिक कटक है, इसकी जो टोटल लंबाई दी गई है 14,500 किलोमीटर, लगभग कितना है, 14,500 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ये भी नोट कर लेना, कितना है, 14,500 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ये कटक कहीं कहीं पे समुद्र तल से ऊपर, मतलब समुद्र पानी के ऊपर भी दिखाई देते हैं। ठीक है। इनसे द्वीप का निर्माण होता है। जब ये ऊपर दिखाई देते हैं तो कुछ द्वीप भी बनते हैं। इसमें आपका एक है ओजोर्स द्वीप है, जो कि उत्तरी अटलांटिक में। कौन सा द्वीप है, ओजोर्स द्वीप। और आइसलैंड भी एक द्वीप ही है। ठीक है। आइसलैंड एक द्वीपीय देश है ना,
तो यहाँ पे आप उदाहरण के रूप में जो मध्य अटलांटिक घटक है तो आप लिख सकते हो एजोर्स द्वीप तथा आइसलैंड द्वीप जो है एक द्वीप के रूप में मध्य अटलांटिक घटक का ही पार्ट है, जो कि सागर तल से ऊपर उठा हुआ भाग जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। और जो मध्य अटलांटिक महासागर होता है, यहाँ पर कैसी चट्टानें पाई जाती है, या कैसा इनका अपसरण होता है या अभिसरण होता है या रूपांतरण होता है चट्टानों का। यहाँ पर चट्टानों का क्या होता है, एक तरह से क्या होती है, ये चट्टानें संरक्षित चट्टानें होती हैं। यहाँ पर प्लेटें कैसी होती हैं, संरक्षित होती हैं, अर्थात एक दूसरे के समांतर चलती है। प्लेटें यहाँ पर कैसी होती है, समांतर होती है। समांतर होने का मतलब यहाँ पर गर्त या आपके बेसिन वगैरह, क्योंकि समांतर चल रही है तो यहाँ पर बेसिन का निर्माण तो रहता ही है। जो मध्य अटलांटिक घटक आपको दिखाई दे रहा है, किंतु यहाँ पे उतना चौड़ा बेसिन नहीं मिलेगा जितना आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, क्योंकि प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी उद्गार अधिक होता है। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार होने की वजह से दरार होती है दोनों प्लेटों के बीच में, तो ज्वाला निकलने से बेसिन का फैलाव होता है, अर्थात लंस का निर्माण होता है वहाँ पे। जबकि प्रशांत महासागर में और क्या होता है, अभिसरण जब होता है उनका तो गर्तों का निर्माण होता है, किंतु यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, अपेक्षाकृत कम देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर अपेक्षाकृत कम देखने को मिलता है। एक गर्त का निर्माण दिखाई देता है, वो भी प्यूर्टो रिको में, जो कैरेबियन सागर है उसके आसपास प्यूर्टो रिको है स्थान है, जहाँ पर एक गर्त का निर्माण दिखाई देता है। तो उस गर्त का नाम क्या है, प्यूर्टो रिको है। ठीक है, आगे उसको बताता हूँ। और अटलांटिक महासागर में प्लेट टेक्टोनिक जो क्रिया होती है उसमें तीसरा जो संरक्षित प्लेट टेक्टोनिक वाला है वो क्रिया यहाँ पर होती है। यहाँ पे प्लेटें जो है दूसरे के समांतर चलती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ज्वालामुखी की क्रिया हो चाहे गर्तों का निर्माण हो, अपेक्षाकृत प्रशांत महासागर के कम होती है। यहाँ पे प्लेटें दूसरे के समांतर चलती हैं। ठीक है, समांतर चलेंगी तो न तो विनाशकारी होंगी, न ही निर्माणकारी बनेंगी। ठीक है, न तो निर्माण होगा न तो ही विनाश होगा। ठीक है, इसमें जैसे आइसलैंड हो गया, जोर्स द्वीप हो गया। ठीक है, ये बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे एक है रोमांसे ट्रेंच करके है, रोमांसे ट्रेंच, और भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे एक ट्रेंच बनता है जिसका नाम है रोमांसे ट्रेंच। क्या नाम है, रोमांसे ट्रेंच। भूमध्य रेखा के नजदीक वाले जो क्षेत्र में ट्रेंच का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, रोमांसे ट्रेंच। ठीक, एक ट्रेंच है, रोमांसे ट्रेंच भी लिख लेना। अब इसके पहले कौन सा बताया ट्रेंच में, प्यूर्टो रिको ट्रेंच। दो ट्रेंच का नाम याद रखना अटलांटिक ओशियन में, कौन कौन से, रोमांसे है और प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको ट्रेंच और रोमांसे ट्रेंच, इनका लोकेशन भी याद रखना। ठीक है, आपको जो प्यूर्टो रिको दिखाई देगा कहाँ पे दिखाई देता है, कैरेबियन सागर में दिखाई देता है, जबकि रोमांसे ट्रेंच भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, भूमध्य रेखा के पास दिखाई देता है रोमांसे ट्रेंच, और प्यूर्टो रिको कहाँ दिखाई देता है, कैरेबियन सागर के पास। ठीक है, कैरेबियन सागर जो है ये अटलांटिक महासागर का एक सीमांत सागर है। कैसा सागर है, सीमांत सागर। एक सीमांत सागर और भी है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सारगैसो सागर। ठीक है, सारगैसो सागर एक ऐसा सागर है जो न किसी लैंड से अपनी बाउंड्री नहीं बनाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा सागर है जो किसी भी लैंड से सीमा साझा नहीं करता है, तो वो कौन सा सागर होता है, सारगैसो सागर होता है। ठीक है, सारगैसो सागर एक ऐसा सागर है जो अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है। वो भी अच्छे कौन से अटलांटिक में है, नॉर्थ अटलांटिक में। कौन से अटलांटिक में है, नॉर्थ अटलांटिक में है। एक कैरेबियन हो गया और सारगैसो, दोनों नॉर्थ अटलांटिक में है। ध्यान देना कौन कौन से हैं, कैरेबियन और सारगैसो। ठीक है, सारगैसम नामक एक वनस्पति पाई जाती है जिसका नाम सारगैसो है। कैरेबियन सागर और आपका कौन सा, सारगैसो। और ये दोनों जो है नॉर्थ अटलांटिक में स्थित है। कहाँ पे है, नॉर्थ अटलांटिक में। ठीक है, इसको याद रखना, पूछा जाता है अटलांटिक ओशियन महासागर कि सारगैसो सागर कौन से अटलांटिक में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, या कैरेबियन तो याद ही रहता है क्योंकि ऊपर दिखाई देता है, सारगैसो का भूलने के चांसेस रहते हैं। ठीक, तो आप इसको सारगैसो वाला याद रखना कि ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्थित है। और सारगैसो सागर की खास विशेषता है ये किसी के साथ मतलब किसी भी लैंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, ये किसी लैंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। जो ये मध्य अटलांटिक घटक था जो ऐसा आकार का था, इसके ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं डॉल्फिन उभार या डॉल्फिन, क्या बोलते हैं, डॉल्फिन उभार बोलते हैं। जबकि नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, चैलेंजर। क्या बोलते हैं, चैलेंजर। मध्य अटलांटिक घटक के उत्तरी भाग को हम क्या बोलते थे, क्या बोलते हैं, डॉल्फिन बोलते हैं। जबकि दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, चैलेंजर उभार। उभार मतलब क्या है, उठा हुआ भाग। ठीक है,
इसके मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी उभार को क्या बोलते हैं? डॉल्फिन उभार। जबकि दक्षिणी उभार को क्या बोलते हैं? चैलेंजर उभार। चैलेंजर से एक चैलेंजर ट्रेंच भी है, ध्यान देना, ठीक है। चैलेंजर ट्रेंच अगर जब पूछा जाएगा तो कहाँ पे मिलेगा? प्रशांत महासागर में। लेकिन चैलेंजर अगर उभार की बात आएगी जो मध्य अटलांटिक कटक का पार्ट है तो दक्षिणी अटलांटिक में मिलेगा, ठीक है। एक है डॉल्फिन उभार, दूसरा कौन सा है? चैलेंजर उभार। जबकि चैलेंजर गर्त कहाँ पे है? ठीक है, ये आपका नॉर्थ अटलांटिक में है और ये आपका साउथ अटलांटिक में है, ठीक है। इस वजह से ग्रीनलैंड से स्टार्ट होता है, मतलब आइसलैंड से स्टार्ट होता है, बॉवेट द्वीप तक जाता है। ये पूरी महासागर के क्षेत्रफल का लगभग 1/6 भाग है। कितना है? 1/6 भाग है। इसके बीच में मध्य अटलांटिक कटक मिलता है। मध्य अटलांटिक कटक को दो भागों में बांटा गया है। रोमांसे ट्रेंच के ऊपर एक है, रोमांसे ट्रेंच के नीचे है। रोमांसे ट्रेंच के ऊपर जाएंगे तो आपको डॉल्फिन उभार मिलेगा, जबकि दक्षिण में जाने पे क्या मिलता है? चैलेंजर उभार दिखाई देते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे दो गर्त भी दिखाई देते हैं, प्यूर्टो रिको ट्रेंच दिखाई देता है, दूसरा रोमांसे ट्रेंच दिखाई देता है। प्यूर्टो रिको जो आपका कैरेबियन सागर में है, जबकि रोमांसे ट्रेंच आपको कहाँ पे दिखाई देता है? भूमध्य रेखा के आसपास दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे दो सागर भी हैं, मतलब सीमांत सागर इनको बोलते हैं। सीमांत सागर जो कि महासागर का ही एक पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? सीमांत सागर बोलते हैं। इसमें आपका कैरेबियन सागर है और सार्गेसो सागर। सार्गेसो सागर एक ऐसा सागर है जो किसी भी भूमि के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है और ये उत्तरी अटलांटिक में है। कौन से अटलांटिक में है? उत्तरी अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक में स्थित है, ठीक है। और ये आइसलैंड से बॉवेट द्वीप तक फैला हुआ है। इसमें और लिख लें, इसका लगभग जो उत्तरी अक्षांश है 55 डिग्री कटक पर, यहाँ पर कटक का सर्वाधिक चौड़ा भाग है। जो 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जाएंगे तो कटक वहाँ पे अधिक चौड़ा दिखाई देता है। ऊपर जाने पर क्या होता है? ये अधिक चौड़ा दिखाई देता है। 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कटक की चौड़ाई अधिक है और यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं? टेलीग्राफिक पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलीग्राफिक पठार के नाम से जानते हैं। कटक की चौड़ाई जो है सर्वाधिक है। कहाँ पर? 55 डिग्री अक्षांश में, 55 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में, और इसको यहाँ पे हम टेलीग्राफिक पठार बोलते हैं। पचपन डिग्री अक्षांश उत्तरी अटलांटिक उत्तरी अक्षांश होगा क्योंकि ऊपर है तो उत्तरी अक्षांश। 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जो ये अटलांटिक कटक दिखाई दे रहा था, जो जिसको हम क्या बोलते थे? डॉल्फिन उभार। इसके 55 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्र को टेलीग्राफिक पठार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? टेलीग्राफिक पठार के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण वाला जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर के पास जो कटक का एक हिस्सा है, पश्चिम में एक अफ्रीका की तरफ निकला, जैसे आपको दिखा रहा है ऐसे निकाल के फिर थोड़ा सा ऊपर अफ्रीका की तरफ निकला था, ठीक है। जैसे ये आता है ऐसे, यहाँ से एक क्षेत्र जो है अफ्रीका की तरफ आगे बढ़ा हुआ है। आप मैप पे देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, तो हल्का हल्का मतलब सैलो दिखाई देगा कि वो अफ्रीका की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। उसका नाम क्या है? बाल्बिस कटक है। क्या नाम है? बाल्बिस कटक है। और ये आपको 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में दिखाई देता है। कहाँ पे है? 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में एक कटक का पार्ट जो है, एक भाग जो है अफ्रीका की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। उसका नाम क्या है? बाल्बिस कटक है, ठीक है। और ये 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है। बाल्बिस कटक जो कि कहा जाता है, ये 40 डिग्री साउथ अक्षांश है, वहां पर स्थित है और अफ्रीका की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। कहां पर? अफ्रीका की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। तो उसमें कटक के बता दिया दो पार्ट्स हैं, एक तो उत्तरी अटलांटिक वाला जिसको आप बोले थे क्या? डॉल्फिन, नीचे वाले को चैलेंजर, ठीक है। और डॉल्फिन का ऊपर वाला जो है टेलीग्राफिक पठार हो गया जो कि 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, जबकि दक्षिणी वाले में क्या है? बाल्बिस पठार है जो कि अफ्रीका की तरफ जाते हुए दिखाई देता है और ये लगभग 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास दिखाई देता है। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, ठीक है। यहाँ पर एक है आपका गर्त भी और भी है, साउथ सैंडविच करके गर्त है, उसका नाम लिख लो। साउथ क्या? साउथ सैंडविच गर्त, ठीक है। साउथ सैंडविच गर्त, ठीक है। इसके पहले क्या लिखे थे? रोमांसिक था और प्यूर्टो रिको था। प्यूर्टो रिको जो है ये अटलांटिक ओशियन का सबसे गहरा गर्त है। अगर पूछा जाए कि अटलांटिक ओशियन का सबसे गहरा गर्त कौन है तो प्यूर्टो रिको है, ठीक है। क्या नाम है? प्यूर्टो रिको जो है सबसे गहरा गर्त है।
अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा जो है प्यूर्टो रिको है। इसके नाम क्या होता है अभी? साउथ सैंडविच। साउथ सैंडविच ट्रेंच है गर्त। 3 गर्त नाम याद रखना। प्यूर्टो रिको सबसे गहरा है। अगर प्रशांत महासागर का सबसे गहरा पूछा जाए तो मेरियाना। और अटलांटिक में क्या है, ये आपके है जिसमें प्यूर्टो रिको सबसे गहरा है। ठीक है, पूछा गया एक बार गर्त वाला मैचिंग करने के लिए पूछा गया। ठीक है, ऐसे एक सुंडा करके है, सुंडा जावा गर्त भी उसको बोलते हैं, सुंडा गर्त बोलते हैं। ये दक्षिण हिंद महासागर का जो है सबसे गहरा गर्त है, सुंडा गर्त। ठीक है, और अगर अटलांटिक का पूछा जाएगा तो प्यूर्टो रिको, और प्रशांत महासागर का पूछा जाएगा तो मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त दिखाई देता है। यहाँ पे गर्तों की संख्या जो होती है अपेक्षाकृत प्रशांत महासागर की अपेक्षाकृत कम है। कारण क्या है, वही संरक्षित प्लेटें यहाँ पे पाई जाती हैं, तो गर्तों का निर्माण नहीं होता है। क्योंकि अभिसरण जब होगा ही नहीं तो गर्त का निर्माण कैसे होगा? अभिसरण जहाँ पर भी होता है वहीं पे गर्तों का निर्माण होता है। और बेसिन अधिक चौड़ा कहाँ पे दिखाई देता है? जहाँ पे अपसरण होता है। संबंधी धाराओं की वजह से अपसरण होता है, जिस वजह से महासागरीय बेसिन का निर्माण होता है। किंतु यहाँ पर ऐसा कुछ ज़्यादा अपेक्षाकृत प्रशांत महासागर की अपेक्षा नहीं दिखाई देता है। न तो अपसरण हो रहा है, न तो अभिसरण हो रहा है, जबकि यहाँ पे संरक्षित प्लेटें पाई जाती हैं। इस वजह से यहाँ पे गर्तों का भी निर्माण कम होता है। ठीक है, यहाँ पे कैसी प्लेटें हैं? रचनात्मक प्लेटें, रचनात्मक प्लेटें नहीं है। यहाँ पे रचनात्मक नहीं होती है, न तो निर्माणकारी, अर्थात रचनात्मक मतलब निर्माणकारी नहीं विध्वंसकारी। ठीक है, न तो रचनात्मक नहीं है तो कटकों का भी निर्माण बहुत अपेक्षाकृत कम होता है। एक ही कटक आपको दिखाई था, मध्य अटलांटिक कटक। और बेसिन का भी निर्माण यहाँ पे कम होता है, क्योंकि रचनात्मक प्लेटें ही बेसिन का निर्माण करती है। और जो अभिसरण वाले हैं, अर्थात विध्वंसकारी जो होती है, विनाशकारी होती है, वो भी नहीं पाई जाती, जिनकी वजह से गर्तों का भी निर्माण नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे 2-3 है, जैसे प्यूर्टो रिको हो गया, रोमांस ट्रेंच है, साउथ सैंडविच ट्रेंच है। जो गर्त है ये पूछे जाते हैं गर्त का कि कौन से महासागर में है। डायरेक्ट भी पूछ सकता है एक ऑप्शन देके, नहीं तो मिलाने के लिए देंगे, मिलाने के लिए पूछ सकता है। 4 गर्त एक साइड में देंगे और इधर 2-3 महासागर का नाम देंगे, मिलाने के लिए पूछा जाता है। यहाँ पे कुछ द्वीप भी दिखाई देते हैं, द्वीप जिसमें आपका एक है एजोर्स द्वीप है। ठीक है, कौन कौन से द्वीप है? एजोर्स है, केप वर्डे है, बॉवेट है, आइसलैंड है। ठीक है, और इसके अलावा साउथ सैंडविच भी मिलेगा आपको, वहाँ पे साउथ सैंडविच है। और आपको ठीक है, और आपको साउथ ओमान प्रिंसिप भी दिखाई देता है। ठीक है, जो एक अफ्रीका का एक देश भी कहा जाता है, साउथ ओमान प्रिंसिप, जहाँ से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, साउथ ओमान प्रिंसिप है, केप वर्दे है, ओजोर्स है, कनारी द्वीप भी है यहीं पे। आइसलैंड सबसे ऊपर ही था, क्या था? आइसलैंड है, मेडिरा है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप यहाँ पे अटलांटिक ओशन में दिखाई देते हैं। कुछ द्वीपों के नाम लिखना है इसमें। एजोर्स द्वीप, केप वर्दे द्वीप, एजोर्स, केप वर्दे, आइसलैंड, साउथ सैंडविच, और आपका पूरा यूके वाला जो ब्रिटिश द्वीप समूह है ना, पूरा ब्रिटिश द्वीप समूह, आयरलैंड हो गया, ब्रिटिश हो गया, पूरा एक द्वीप समूह ही है। तो अभी आप उसमें लिख सकते हो ब्रिटिश द्वीप समूह को, एजोर्स ब्रिटिश द्वीप समूह पूरा, जिसमें आयरलैंड वगैरह भी लिखना, आयरलैंड भी है ना। साउथ सैंडविच, ब्रिटिश द्वीप समूह, केप वर्दे भी है। नार्डिक देश जो इसमें नहीं आएगा, वो यूरोप का है। ब्रिटिश द्वीप समूह और आपका कौन सा? केप वर्दे है। हाँ, द्वीपीय देश है, केप वर्दे है, और साउथ ओमान प्रिंसिप भी है। ठीक है, इसमें कई सारे द्वीप हैं। हाँ, तो एक है ब्रिटिश द्वीप समूह है, केप वर्दे है, एजोर्स है, साउथ सैंडविच है। इसके अलावा और भी है, न्यू फाउंडलैंड भी है। ब्रिटिश द्वीप समूह भी लिख लेना, ब्रिटिश द्वीप समूह और न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, ब्रिटिश द्वीप समूह लिखा क्योंकि उसको याद रखना, क्योंकि वो देश लगता है, लेकिन वो एक द्वीप समूह ही है पूरा। ठीक है, ब्रिटिश द्वीप समूह और न्यू फाउंडलैंड। ये कुछ द्वीप है। द्वीप का निर्माण कैसे होता है? यहाँ पे प्लेटें आपस में टकराती हैं। ठीक है, संरक्षित प्लेटें ही हैं अपेक्षाकृत यहाँ पे। तो जो कटक का उभरा हुआ भाग जो सतह से ऊपर निकल आता है, उससे क्या बनता है? द्वीपों का निर्माण होता है। तो कुछ द्वीप है जिनका निर्माण अटलांटिक ओशियन में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिन है, जैसे एक है लेब्राडोर बेसिन। कौन सा बेसिन है? लेब्राडोर बेसिन।
यहाँ पे कुछ बेसिनों का भी निर्माण दिखाई देता है, बट प्रशांत महासागर से तो कम ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि लेब्राडोर बेसिन है, आइबेरियन बेसिन है, कौन कौन से, लेब्राडोर, आइबेरियन, लेब्राडोर, आइबेरियन, केप वर्दे, लेब्राडोर बेसिन है, केप वर्दे बेसिन है, लेब्राडोर, केप वर्दे और आइबेरियन। आइबेरियन वाला क्षेत्र कहाँ पे, आइबेरिया वाला जो क्षेत्र आपको स्पेन दिखाई देता है, पुर्तगाल दिखाई देता है, स्पेन पुर्तगाल, ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको हम आइबेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइबेरिया। इसके आसपास जो बेसिन का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइबेरियन बेसिन बोलते हैं, ठीक है। जबकि लेब्राडोर जो होता है कहाँ पे है, लेब्राडोर की धारा चलती है ना, तो वहाँ पे जो बेसिन है अर्थात ग्रीनलैंड के पास में, ये लेब्राडोर बेसिन कहाँ पे है, ग्रीनलैंड के पास में है, तो उसको हम किस बेसिन के नाम से जानते हैं, लेब्राडोर के नाम से जानते हैं। तो लेब्राडोर की धारा भी है जो कि ठंडी जल धारा है, ठीक है। तो लेब्राडोर बेसिन वाला क्षेत्र जो है किसका, अटलांटिक ओशियन का, लिए एक लेब्राडोर हो गया, इसका आइबेरिया हो गया, केप वर्दे भी लिखा, केप वर्दे, गिनी बेसिन भी है, गिनी है, गिनी का तट जहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है, गिनी बेसिन, गिनी बेसिन, केप बेसिन, ब्राजील बेसिन, केप बेसिन, गिनी बेसिन, ब्राजील बेसिन, और है आपका एक है अर्जेंटीना बेसिन, ब्राजील बेसिन लिखा, गिनी, ब्राजील, अगलुहास बेसिन, ये भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, अगलुहास बेसिन, ठीक है। हाँ, एक करंट का नाम भी है, गिनी बेसिन, ब्राजील बेसिन, अर्जेंटीना बेसिन, और कौन सा यहाँ पे केप बेसिन भी है, एक केप वर्दे है और एक केप बेसिन। केप बेसिन आपको कहाँ दिखाई देता है, ये दक्षिण अफ्रीका के पास में है, केप बेसिन, केप ऑफ गुड होप जिसको बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे केप बेसिन दिखाई देता है, उसी के पास में दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में ही अगलुहास बेसिन है, ठीक है। अगलुहास बेसिन एक ऐसा बेसिन है जो कि अटलांटिक ओशन में भी दिखाई देता है और हिंद महासागर का भी पार्ट है, ठीक है, ये फैला हुआ है। तो वैसे अगलुहास, हम करंट की जब बात करते हैं तो ये कौन से ओशियन की बात करते हैं, जब करंट की बात करते हैं तो सिर्फ हिंद महासागर की बात करते हैं। अगर ये करंट की धाराओं की बात करेंगे तो अगलुहास धारा जो होती है, करंट है, कहाँ चलती है, तो हिंद महासागर में चलती है। लेकिन अगलुहास बेसिन की बात करें तो अटलांटिक में भी है ये, और हिंद महासागर का पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अगलुहास बेसिन, केप हो गया, केप वर्दे, लेब्राडोर, गिनी, ब्राजील, अर्जेंटीना, अगलुहास। इसके अलावा भी बहुत सारे बेसिनों का निर्माण होता है, ठीक है। ये टेक्टोनिक जो ज्वालामुखी उद्गार होता है उनकी वजह से ही बेसिनों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी उद्गार के बाद ही बेसिनों का निर्माण होता है, ठीक है। बेसिनों का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी उद्गार से होता है, ठीक है। वो तो पहले पढ़ा कि संवहनी धारा चलती है, उसी वजह से इनका निर्माण होता है, ज्वालामुखी के निकलने की वजह से। अर्जेंटीना हो गया, अर्जेंटीना बेसिन, अर्जेंटीना तो पता, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। और ये अगलुहास बेसिन कहाँ पे, याद रखना कहाँ पे, और किसके दक्षिण में है, केप ऑफ गुड होप, या दक्षिण अफ्रीका जो है उसके दक्षिण में स्थित है, ठीक है। केप ऑफ गुड होप की जो खोज किया था उसका नाम क्या था, बार्थोलोमेओ डियाज, क्या नाम था, बार्थोलोमेओ डियाज, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था। 1487 के आसपास इसकी खोज हुई थी। अटलांटिक ओशियन के कुछ सीमांत सागर है, ठीक है, जो भी पहले बताया। इसमें कौन कौन से सागर है, उनके सागर का नाम लिखना कुछ और एक्स्ट्रा है। जैसे कैरेबियन सागर है, क्या है, कैरेबियन सागर, काला सागर, सॉरी भूमध्य सागर, कौन सा सागर, भूमध्य सागर, ठीक। एक है कैरेबियन सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर का ही एक, ठीक है, सीमांत सागर है जिसका नाम है काला सागर। भूमध्य सागर का ही एक सीमांत सागर है, इसका ही एक सीमांत सागर, इसका नाम क्या है, काला सागर। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इनके साथ सीमा साझा करने वाले देश या इनके बीच में जो द्वीप स्थित है, या इसमें भी बहुत सारे सागर है,
जैसे मरमरा सागर है, एजियन सागर है, टाइरेनियन सागर है, ठीक है, एड्रियाटिक सागर है, ठीक है। यहाँ से भी सागर पूछे जाते हैं। और जो अगर इंपॉर्टेंट पूछा जाए देखा जाए तो सबसे ज्यादा ये भूमध्य सागर, काला सागर, और काला सागर का भी एक सीमांत क्षेत्र है जो कि अजोव सागर है, वो इसी का पार्ट, मतलब ये टोटल जो है भूमध्य सागर का ही पार्ट है, भूमध्य सागर, काला सागर, अजोव सागर। किंतु ये भूमध्य सागर किसका पार्ट है? अटलांटिक ओशियन का एक सीमांत सागर है। इसके अलावा इसमें कुछ खाड़ियां दिखाई देती है, जैसे आपका ग्रीनलैंड की खाड़ी होगी, जो ग्रीनलैंड के आसपास का क्षेत्र है, ग्रीनलैंड की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी है, बैफिन भी इसी में है ना, बैफिन की खाड़ी, ग्रीनलैंड की खाड़ी है, लेब्राडोर की खाड़ी है, लेब्राडोर खाड़ी, बैफिन की खाड़ी है, लेब्राडोर, बैफिन, और कौन सा एक है नार्वे, नार्वे सागर भी इसी में। और अच्छा अच्छा, ये तो बैफिन की खाड़ी जो है कौन से देश के साथ, किसका, बैफिन जो द्वीप है, एक द्वीप का नाम भी है, बैफिन द्वीप जो है कनाडा के अंतर्गत आता है, कनाडा का ही है, इस पर ध्यान, खाड़ी तो अलग है, ठीक है, अटलांटिक ओशियन की पार्ट हो रहा है, बट बैफिन अगर द्वीप की बात करें उसके अधिकार क्षेत्र जो है वो कनाडा का है, तो एग्जाम में पूछा गया। हाँ, उत्तर साइड में कनाडा के, और यहाँ पे कई बड़े बड़े द्वीप हैं, जैसे विक्टोरिया भी है, और ये एलिसमेरी भी है, बैफिन भी है, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एलिसमेरी इंपॉर्टेंट है, एलिसमेरी, बैफिन और विक्टोरिया, ठीक है, तीनों पूछे जाते हैं कि किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो कनाडा के अधिकार क्षेत्र में आता है, इनका नाम याद रखना, ठीक। एक इंग्लिश चैनल भी है, इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लिश चैनल याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये सब जो है आपके सीमांत सागर है, अटलांटिक महासागर के, अटलांटिक ओशियन के ही एक सीमांत सागर है, उनसे लगे हुए सागर है। जैसे आप अरब हिंद महासागर में जाएंगे तो कुछ सीमांत सागर दिखाई देते हैं, जिसमें आप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को एक सीमांत सागर कुछ विद्वानों द्वारा नहीं माना जाता, उसको सीमांत सागर नहीं कहा जाता है, मतलब कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग मानते भी, लेकिन जैसे कुछ सीमांत सागर हिंद महासागर के भी है, उसमें आपका एक है लाल सागर और दूसरा फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी को और लाल सागर को हिंद महासागर का सीमांत सागर माना जाता है, लेकिन अरब सागर को और बंगाल की खाड़ी का क्षेत्रफल इतना अधिक है कि उसको हम ऐसा, उसका कोई बाउंड्री कोई है नहीं, इसीलिए हम उसको क्या हिंद महासागर का ही भाग मानते हैं, इसलिए कुछ विद्वान उसको क्या मानते हैं कि वो हिंद महासागर का एक सीमांत सागर नहीं है, जबकि लाल सागर को और फारस की खाड़ी को हिंद महासागर का सीमांत सागर माना जाता है। इसके बाद इसमें गिनी की खाड़ी भी है, गिनी की खाड़ी भी है, गिनी की खाड़ी, और गिनी की खाड़ी में ही भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम, आपस में एक दूसरे को काटती है, ठीक है, गिनी का खाड़ी। भूमध्य रेखा लगभग कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? लगभग 21 देश, मतलब टोटल 21 देशों के साथ सीमा साझा करती है। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। इटली में 3 ज्वालामुखी क्षेत्र है विशेष रूप से, जिसमें आपका स्ट्राम्बोली है, एटना है और वेसुवियस, ठीक है, तीनों याद रखना। और टोटल 21 देशों के साथ ये सीमा साझा करती है। उनके नाम क्या क्या है? जैसे आप अगर यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, सबसे पहले आपको मिलेगा स्पेन, इसके बाद फ्रांस, इटली, आगे बढ़ेंगे स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना है, ठीक है, मैप के अकॉर्डिंग बोस्निया एंड हर्जेगोविना है, अल्बानिया है, मोंटेनेग्रो है, ग्रीस है, लास्ट में मिलेगा आपको तुर्की। तुर्की एक अंतर महाद्वीपीय है, ठीक है, मतलब दोनों महाद्वीप में आता है, एशिया और यूरोप में भी। तो तुर्की के बाद जब इधर अफ्रीका से फिर स्टार्ट करते हैं दूसरी साइड से, अपोजिट साइड में, तो सबसे पहले आपको मोरक्को मिलता है, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, ठीक है। फिर एशिया का पार्ट आता है। एशिया में आपका कौन कौन सा है? एशिया में आपको सबसे पहले इजराइल मिलेगा, फिर लेबनान, सीरिया, उसके बाद आपको साइप्रस, टर्की तो मैंने उसमें काउंट कर लिया। इतने देश जो है किसके साथ सीमा बनाते हैं? भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका अगला जो पूछा जाता है काला सागर का पूछा जाता है एग्जाम में। काला सागर इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया एग्जाम में। काला सागर से सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो काला सागर से जब हम बाउंड्री देखते हैं तो सबसे पहले मतलब अगर इस साइड पश्चिम साइड से देखें तो यूक्रेन मिलेगा, यूक्रेन के नीचे है रोमानिया, बुल्गारिया। अपोजिट साइड में जाएंगे उसके तो रूस मिलेगा, जॉर्जिया और टर्की,
इतने देश मतलब 6 देश जो है काला सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक यही भूमध्य सागर का ही एक सीमांत सागर और है एड्रियाटिक सागर, जिनसे क्वेश्चन मतलब 3 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। एड्रियाटिक सागर से जब सीमा साझा करने वाले देशों की बात की जाएगी तो उसमें कौन कौन से सागर है? सबसे पहले जो आपने जब से भूमध्य सागर का आपने याद किया होगा तो इसका आसान हो जाता है, एड्रियाटिक सागर का याद करना। बस वही इटली के बाद से स्टार्ट करना है, इटली से काउंट करना, इटली हो जाएगा, फिर स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना है, मॉन्टेनेग्रो है, अल्बानिया है और ग्रीस है। ग्रीस तक जाते हैं, टर्की जो है इसका पार्ट नहीं है, एड्रियाटिक सागर का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका बाउंड्री भी पूछा था, अभी लिखवा दूंगा कुछ दिन में। ठीक है, अगर लिखना हिंद महासागर का क्षेत्र, हिंद महासागर। हिंद महासागर हिंद महासागर जो है ये किसी देश के नाम पर इसका नाम पड़ा, एक ऐसा महासागर, एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका किसी देश के नाम पे पड़ा हुआ है। भारत जो है अर्थात भारत का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, तो इसकी आकृति भी कैसे बनती है? त्रिभुजाकार आकृति बनती है। हिंद महासागर का जो आकार दिखाई देता है वो त्रिभुजाकार दिखाई देता है। इसकी गहराई लगभग 4000 मीटर तक है। लगभग कितनी इसकी गहराई? 4000 मीटर तक इसकी गहराई देखने को मिलती है। हिंद महासागर की गहराई लगभग 4000 किलोमीटर देखने को मिलती है। इसकी जो सीमा साझा करने वाले होते हैं, दक्षिण में इसके दक्षिणी सागर है, अंटार्कटिक वाला पार्ट जो है दक्षिणी सागर हम बोल सकते हैं, और इधर जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, और आगे प्रशांत महासागर ऊपर जाने पर उसके ऊपर एशिया वाला पार्ट है, और पश्चिम में जाने पर अफ्रीका जो है इसके साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से सीमा साझा करने वाले कॉन्टिनेंट है या वाटर बॉडीज है? एक तो आपको सबसे ऊपर मतलब यूरोप का है पूरा, भारतीय उपमहाद्वीप हो गया। उसके आगे पूरब में जाएंगे तो प्रशांत महासागर जो आपका साउथ एशियन है, मतलब आसियान कंट्री है, वो सीमा साझा करते हैं। आगे प्रशांत महासागर भी इसके साथ सीमा मतलब बाउंड्री बनाती है वाटर बॉडीज के रूप में। फिर आगे बढ़ने पे क्या मिलता है आपको? अटलांटिक मतलब सॉरी क्या नाम है, ओसेनिया वाला क्षेत्र जो है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वो सीमा साझा करते हैं। और साउथ में जाने पे क्या होता है? अंटार्कटिक, और ऊपर अफ्रीका इसके साथ सीमा मतलब बाउंड्री बनाता है। इसकी गहराई लगभग 4000 मीटर तक है। लगभग कितनी है? 4000 मीटर तक इसकी गहराई है। यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है। इसकी गहराई कितनी है? लगभग 4000। ठीक है, औसत गहराई इसकी लगभग 4000 है। ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक ओशियन की तुलना में लगभग बहुत छोटा है। इसका अपेक्षाकृत जो इनका आकार है वो प्रशांत और अटलांटिक ओशियन की तुलना में काफ़ी कम है। ठीक है, इसीलिए इसको हम अर्ध महासागर भी कहा गया। इसका आकार जो है अधिक कम है अपेक्षाकृत, दोनों से अपेक्षाकृत कम है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? अर्ध महासागर रखा गया। औसत गहराई इसकी कितनी है? 4000 मीटर। इसका नाम है अर्ध महासागर। और एक मात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है। यहाँ पर जो है 2 सीमांत सागर भी दिखाई देते हैं, जिसका नाम क्या है? एक तो लाल सागर है, दूसरा फारस की खाड़ी। कौन कौन से सीमांत सागर है? लाल सागर और फारस की खाड़ी। ये क्या है? ये दोनों सीमांत सागर है। ये दोनों सीमांत सागर है। कुछ विद्वान जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को सीमांत सागर नहीं मानते हैं। ठीक है, कुछ लोगों द्वारा इसे अरब सागर जो हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, वो भी एक सागर है ना, किंतु उसको हिंद महासागर का ही एक भाग माना जाता है, न कि उसे सीमांत सागर माना गया है। हिंद महासागर का सीमांत सागर अगर पूछा जाएगा तो कौन कौन से हैं? लाल सागर और फारस की खाड़ी है। तो जो लाल सागर है इनसे सीमा साझा करने वाले देश भी होते हैं। कौन कौन सी बाउंड्री बनाती है? तो हम जब देखेंगे तो इसके साथ अफ्रीका भी बनाता है और एशिया भी बनाते हैं। एशिया के 2 देश है, सऊदी अरब है और यमन है। सऊदी अरब और यमन जो है एशिया के 2 देश हैं जो इनके साथ सीमा बनाते हैं। जबकि उसके पश्चिम दिशा में, पश्चिम डायरेक्शन में जो है देखेंगे सबसे ऊपर पहले आपको मतलब मिस्र मिलेगा। मिस्र के बाद आपको सूडान मिलता है, मिस्र, साउथ सूडान, और उसके बाद आपको जिबूती और
क्या नाम है, इरिट्रिया, जिबूती, इरिट्रिया, सूडान और मिस्र। 4 देश इधर से हैं और पूरब से 2 देश है, 6 देश। तो इस लाल सागर के लगभग 6 देश सीमा साझा करते हैं और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने के लिए एक नहर निकाली है, इसका नाम क्या है, सुएज नहर, जो व्यापारिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। फारस की खाड़ी आती है, फारस की खाड़ी मतलब वही गल्फ वाला, ठीक है। इनके साथ सीमा साझा करने वाले देश जैसे आपके हैं ओमान है, कुवैत है, बहरीन है और यूएई है, सऊदी अरब है, इधर आपका ईरान पड़ जाता है और ऊपर से इराक है, ठीक है। ये फारस की खाड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं। इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ईरान इराक किसके साथ, गल्फ कंट्री है, ठीक है। गल्फ कंट्री में ईरान इराक आते हैं, जबकि जीसीसी जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है उसमें ईरान और इराक को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, इसीलिए पूछा जाता है एग्जाम में। ईरान इराक को जो है जीसीसी में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि वो गल्फ कंट्री है, ठीक है। ईरान इराक दोनों गल्फ कंट्री हैं, किंतु ईरान इराक को जीसीसी में शामिल नहीं किया गया। जीसीसी में मात्र 6 देश हैं, ठीक है। इसकी उत्तरी सीमा जो है कैसी है, भू आबद्ध है, ठीक है। इसका एक तो अभी बताया था हिंद महासागर का ऊपरी वाला भाग जो है पूरा भारतीय महाद्वीप से उपमहाद्वीप से घिरा हुआ है। इसके उत्तरी भाग में कैसा है, ये भू आबद्ध है। हिंद महासागर जो है कैसा दिखाई देता है, भू आबद्ध दिखाई देता है। उत्तरी भाग में भू आबद्ध है, जबकि और ओशियन की हम बात करते हैं तो उत्तरी भाग में भू आबद्ध नहीं है। जैसे अटलांटिक ओशियन उसके ऊपर कोई भू आबद्ध मतलब कोई भी कॉन्टिनेंटल एरिया नहीं है और प्रशांत महासागर में भी कोई कॉन्टिनेंटल नहीं है। लेकिन जो हिंद महासागर है इसके ऊपर पूरा का पूरा क्या है, स्थल भाग है, मतलब ये भू आबद्ध है, लैंड लॉक है, ठीक है। इसीलिए सबसे अलग इसकी आकृति भी दिखाई देती है और इसकी आकृति जो है एक त्रिभुजाकार आकृति देखने को मिलती है, वो भी भारतीय उपमहाद्वीप की वजह से। भारतीय उपमहाद्वीप के कारण इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार में दिखाई देती है। यहाँ पे मंग तट भी कम दिखाई देते हैं। मंग तट कम क्यों दिखाई देते हैं, मंग तट में कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होते हैं कम पाए जाते हैं। कारण ये है कि इनका जो निर्माण हुआ है गोंडवाना क्रम के शैलों से हुआ है। किससे हुआ है, गोंडवाना क्रम के शैलों से इनका निर्माण होगा। गोंडवाना क्रम के जो शैल हैं अर्थात चट्टानें बनी हुई, चट्टानें जो होती हैं अपेक्षाकृत अधिक कठोर होती हैं, तो इनका अपक्षावर्धन नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मंगतट भी क्या होते हैं, कम दिखाई देते हैं। जो हिंद महासागर का क्षेत्र है यहाँ पे मंगतट अधिक पाए जाएंगे या कम, तो कम। कारण क्या है कि यहाँ पे जो शैलें हैं वो गोंडवाना क्रम की शैलें हैं, वो अधिक कठोर है, तो यहाँ चट्टानों की अधिकता के कारण यहाँ पे मंगतट भी कम दिखाई देते हैं। मंगतट यहाँ पे क्या है, अपेक्षाकृत क्या है, इन पे कम है। कारण क्या है, वही गोंडवाना क्रम की शैलों, गोंडवाना क्रम के शैलों के कारण। यहाँ पे गोंडवाना क्रम की शैलें पाई जाती है, इसलिए मंगतट जो होते हैं यहाँ पे अपेक्षाकृत कम होते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो धाराएं होती हैं, मतलब जो सागरीय लहरें हैं, उनका अपक्षय नहीं कर पाती हैं, ठीक है। इसीलिए मंगतट यहाँ पे कम दिखाई देते हैं। और जब मंगतट कम दिखाई देंगे तो इसका मतलब वहाँ का जो वाटर होगा कैसा दिखाई देगा, नीला ज़्यादा या ज़्यादा, मतलब यहाँ पे डीप ओशन पाया जाता है। डीप ओशन की वजह से यहाँ पर आपको पानी जो है ज़्यादा नीला, मतलब गहरा नीला दिखाई देता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भौगोलिक अवस्थित जो है, इसके चलते हिंद महासागर की आकृति जो है त्रिभुजाकार है, ये तो पता है, ठीक है। भारत की लंबी तटरेखा हिंद महासागर से, भारत की जो तटरेखा देखा जाएगा तो लंबी तटरेखा एक हिंद महासागर के साथ सीमा साझा करती है। भारत के लगभग 9 राज्य ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं इनके साथ। गुजरात से स्टार्ट करते हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। टोटल 9 राज्य इनके साथ सीमा साझा करते हैं। एक लंबी तटरेखा भारत का हिंद महासागर के साथ सीमा साझा करती है और भारत जो है इसके शीर्ष पे अवस्थित है। हिंद महासागर के शीर्ष पे कौन है, भारत है, इसीलिए उसका नाम जो है हिंद महासागर पड़ा, मतलब महासागर का नाम क्या है, हिंद महासागर है, इसी कारण से। जो हिंद महासागर में जो आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिखाई देते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में सर्वाधिक होते हैं। कहाँ पे है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कॉन्टिनेंटल शेल्फ या निबंध तट जो दिखाई देते हैं अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, जबकि जावा वगैरह जो क्षेत्र है यहाँ पर कम पाए जाते हैं। जावा और सुमात्रा के क्षेत्र में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं, अगर हिंद महासागर की ही बात की जाएगी तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कॉन्टिनेंटल शेल्फ अर्थात महाद्वीपीय मंग तट जो होते हैं वो अधिक है, किंतु जो आपका सुमात्रा, जावा या ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होते हैं
बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अर्थात जिस क्षेत्र में कॉन्टिनेंटल शेल्फ कम होगा वहाँ पर क्या होता है, वह क्षेत्र अधिक गहरा होगा, मतलब वहाँ का जो पानी होगा वो गहरा नीला दिखाई देगा। ठीक है, जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ अधिक होगा वहाँ पर, क्योंकि ढाल प्रवणता मतलब कम अधिक होगी, ढाल प्रवणता वहाँ पे कम होगी, मतलब वहाँ का पानी एकदम छिछला होगा, मतलब सैलो वाटर होगा, तो वहाँ पे नीला ज़्यादा दिखाई देता है। सॉरी, गहरा नीला, मतलब क्या बोलते हैं, सैलो वाटर होगा तो उसकी वजह से कम नीला दिखाई देगा। ठीक है, जबकि जहाँ पे डीप ओशियन होता है वहाँ पे पानी कैसा दिखाई देता है, ज़्यादा या डार्क ब्लू दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया के पास में जो मणितट है उनकी सबसे कम चौड़ाई देखने को मिलती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सुमात्रा हो गया, जावा हो गया। ऑस्ट्रेलिया, सुमात्रा और जावा के पास में मणितट की जो चौड़ाई है वो सबसे कम देखने को मिलती है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर, और जहाँ पर मेडागास्कर वाला क्षेत्र है यहाँ पर मणितट की चौड़ाई ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ कटक दिए, ठीक है, हिंद महासागर में कुछ कटक दिए जो आपका भारत के दक्षिण से स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे आपको जो मालदीव है, लक्षद्वीप है, मतलब लकाद्वीप, मालदीव, लकाद्वीप बोलते हैं लक्षद्वीप को, लकाद्वीप, मालदीव, उसके आगे बढ़ेंगे चागोस वगैरह जो इलाका है, चागोस हो गया, सेंट पॉल हो गया, कार्गुलेन हो गया, ये सब क्या होते हैं, हिंद महासागर के मध्य महासागरीय, एक तरह से मध्य महासागरीय कटक के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे कुछ द्वीप भी हैं, द्वीपों के नाम जैसे मॉरिशस हो गया, ठीक है, मेडागास्कर भी इसी का पार्ट है, हिंद महासागर में ही है, तो मेडागास्कर हो गया, सुमात्रा भी है इसमें, सुमात्रा, जावा, ये सब जो है हिंद महासागर के अंडमान सागर में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है। ठीक है, अंडमान निकोबार जो होता है ये किसका है, म्यांमार में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अराकान योमा। अराकान योमा का ही एक समुद्र तल में डूबा हुआ भाग है जिसका उभरा हुआ भाग जो होता है अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है। इसमें लिखना है, इसके कटक में लिखना, कटक में भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम सिरे से शुरू होकर, भारत के मुख्य भाग के दक्षिणतम सिरे से शुरू होकर अंटार्कटिक महाद्वीप तक जाता है। कहाँ तक जाता है होकर दक्षिण में अंटार्कटिक तक फैला हुआ है। इसका कटक जो दिखाई देता है भारत के दक्षिण में से शुरू होता है, भारत के दक्षिण से शुरू होता है और ये अंटार्कटिक तक पूरा फैला हुआ है। इसमें पहले लिखना, इसकी कई शाखाएं भी हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में फैली हुई हैं। पहली शाखा इसका है लक्षद्वीप चागोस कटक। क्या नाम है इसका, लक्षद्वीप चागोस कटक। पहला कटक का नाम क्या है, लक्षद्वीप चागोस कटक, जो आपको लक्षद्वीप और मालदीव के वाले क्षेत्र में दिखाई देता है। लक्षद्वीप और मालदीव वाले क्षेत्र में चागोस कटक जो है, मतलब लक्षद्वीप चागोस कटक आपको दिखाई देते हैं। ये इसी के पार्ट है, मतलब भारत के मुख्य भाग जो हिंद महासागर कटक है उन्हीं की एक शाखा जो है इस नाम से जानी जाती है। दूसरा लिखना, चागोस सेंट पॉल कटक है। क्या नाम है, चागोस सेंट पॉल कटक। ये 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे दिखाई था। कहाँ पे दिखाई था, 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे दिखाई था। और ये आपको 30 डिग्री साउथ अक्षांश पे दिखाई देता है। और इसी का आगे बढ़ा, ये आगे जब बढ़ता है तो इसी को हम बोलते हैं एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक बोलते हैं। ठीक है, चागोस सेंट पॉल कटक का दक्षिणतम भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक के नाम से जानते हैं। ये हिंद महासागर के कटक है जिनका विस्तार आगे क्रम से है, लक्षद्वीप, चागोस, सेंट पॉल और एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक से नाम, मतलब के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसमें और है एक दो शाखा दक्षिण में आगे बढ़ती है, तो एक कार्गुलेन आता है, कार्गुलेन गॉसबर्ग कटक। क्या नाम है, कार्गुलेन गॉसबर्ग कटक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
एक है कारगुएलेन कासबर्ग, ठीक है, दक्षिणतम भाग है इसका। कारगुएलेन कासबर्ग कटक। एक और शाखा है इसकी जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती है, इसको हम बोलते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया कटक, ठीक है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन कटक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने याद रखना, ठीक है। और एक और आगे निकलेगी जो अंटार्कटिक की तरफ जाती है, तो उसको हम इंडियन अंटार्कटिक बोलेंगे, ठीक है। जो इंडियन आर्कटिक की तरफ जो इसकी एक कटक निकलेगा, मतलब एक बेसिन का जो निर्माण होता है, रिज बनता है, वो रिज है इंडियन और अंटार्कटिक होगा। और कारगुलेन है कासबर्ग है, एम्स्टर्डम सेंट पॉल चागोस होगा, चागोस और लक्षद्वीप होगा। एक क्रम से ही है, क्रम से याद करना इसको, पहला लक्षद्वीप, चागोस, चागोस से सेंट पॉल की तरफ, सेंट पॉल में जो आपके एम्स्टर्डम से फिर सेंट पॉल तक जाएगा, शाखा बटी हुई है इनकी। और लास्ट वाला जो है कारगुलेन से कासबर्ग तक फैला हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कटक है, यही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि किसके क्षेत्र में आता है। ये डायरेक्ट पूछेगा हिंद महासागर के या अटलांटिक ओशियन के, डायरेक्ट मतलब देखकर पूछा जाता है, ये हिंद महासागर का क्षेत्र है या अटलांटिक ओशियन का क्षेत्र है। यहाँ पर जो है कुछ जैसे बंगाल की खाड़ी भी इसी में स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी वाले जो कटक दिखाई देगा हम इसी का पार्ट मानेंगे, तो ये तो याद रहेगा। बंगाल की खाड़ी वाले जो कटक है वो किसके अंतर्गत आता है? हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। कुछ और द्वीप है यहाँ पे, जैसे उनका नाम लिखना, सोकोत्रा द्वीप या सोकोत्रा कटक भी इनको बोल सकते हैं, ठीक है। जो सोकोत्रा है, सोकोत्रा, मेडागास्कर, श्रीलंका द्वीप, लक्षद्वीप, मालदीव, सेशल्स, चागोस, इसी का पार्ट है चागोस, ठीक है, चागोस हो गया। सोकोत्रा याद है, सोकोत्रा एग्जाम में पूछा गया है। सोकोत्रा पे जो अधिकार क्षेत्र वो किसका है? यमन का है। किसका है? यमन का है। हिंद महासागर में ही स्थित है ये सोकोत्रा। सोकोत्रा पे जो अधिकार क्षेत्र है यमन का है सोकोत्रा। और अंडमान निकोबार भी इसी में है। अंडमान निकोबार है, मालदीव, लक्षद्वीप और श्रीलंका द्वीप समूह है पूरा। मेडागास्कर, मेडागास्कर हो गया आपका। सेशल्स हो गया, सेशल्स एक देश भी है ना अफ्रीका का, वो भी हिंद महासागर में ही स्थित है, ठीक है। सेशल्स हो गया, सोकोत्रा हो गया, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप है और जो द्वीपी राष्ट्र भी है ये, ठीक है। यमन के पास है सोकोत्रा। सेशल्स एक देश है, द्वीपी देश है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। सेशल्स क्या है? सेशल्स एक द्वीपी देश है जो कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का है, ठीक है। जबकि किस महासागर में स्थित है ये? हिंद महासागर में स्थित है। चागोस पे अधिकार क्षेत्र किसका है? यूपी का है। किसका है? बट सॉरी, उसको मलेशिया को दे दिया गया है। किसको दे दिया गया है? मलेशिया को उन्होंने अभी वापस कर दिया है। एक है डियागो गार्सिया करके है, ठीक है, जिसपे यूके का अधिकार क्षेत्र भी है। इसका याद रखना, चागोस को उन्होंने अभी इसी साल जो है पिछले साल इसको वापस किया था, इसको मलेशिया को दिया था। मिलिट्री अधिकार है, मतलब अधिकार क्षेत्र में से देखा जाए तो किसका हो गया? मलेशिया का हो गया। किंतु मिलिट्री अधिकार तो है, जैसे जापान को मिलिट्री अधिकार देखा जाए तो अमेरिका का भी है, ठीक है। किंतु जापान एक स्वतंत्र देश हो गया, स्वतंत्र देश है ना जापान। वैसे ही आपका चागोस जो है मलेशिया के अधिकार क्षेत्र में आ गया। डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया भी है ना। और कोमोरोस भी करके है, जंजीबार है, बहुत सारे द्वीप है, ठीक है। कुछ द्वीपों का नाम याद रखना। कोमोरोस है, कोमोरोस भी एक द्वीपी मतलब द्वीपी है, द्वीपी देश है जो कि किसका क्षेत्र है वहाँ पे? अफ्रीका का। वो किस देश कॉन्टिनेंट में आता है? अफ्रीका में। कोमोरोस। डियागो गार्सिया, ठीक है।
जो कि हिंद महासागर में ही स्थित है, इनका नाम याद रखें। इसके अलावा जो है आपका एम्स्टर्डम, न्यू एम्स्टर्डम है। इसके पहले जो कारगुलेन वगैरह लिखाया था वो भी एक द्वीप है जो कटक का निर्माण कर रहा है। कटक मतलब क्या, जो कटक समुद्र की सतह से ऊपर निकल जाते हैं वो द्वीप का निर्माण करते हैं। तो जो कारगुलेन हो गया, कारगुलेन भी एक द्वीप है। सेंट पॉल भी एक द्वीप है, ठीक है, जो हिंद महासागर में स्थित है। और इसके अलावा सेशल्स भी एक द्वीप है, ठीक है। सेशल्स हो गया, कारगुलेन और एम्स्टर्डम भी है, ठीक है। ये सब क्या है, द्वीप है जो हिंद महासागर में स्थित है। हाँ, दो इंपॉर्टेंट भी, मॉरिशस और रीयूनियन है, इसका बोल रहे थे, मॉरिशस और रीयूनियन। मॉरिशस और रीयूनियन। रीयूनियन पे किसका अधिकार क्षेत्र है? रीयूनियन एक द्वीपीय क्षेत्र है ना, इस पे किसका अधिकार क्षेत्र है? फ्रांस का अधिकार क्षेत्र है। किसका है? फ्रांस का। किसका अधिकार है? फ्रांस का, ठीक। फ्रांस का अधिकार क्षेत्र है रीयूनियन। मॉरिशस एक खुद ही देश है, ठीक है। मॉरिशस हो गया, रीयूनियन। इतना याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट महाद्वीप है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें से आपका रीयूनियन इंपॉर्टेंट है, ये फ्रांस का अधिकार क्षेत्र में है। सोकोत्रा भी पूछा आता है, किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? चागोस भी पूछा जाएगा, ठीक है, किसके अधिकार क्षेत्र में? चागोस जो आपका मलेशिया का हो गया, पहले यूके का ही था, ठीक है, याद रखना। सोकोत्रा भी किसका है? यमन का है। और आपका रीयूनियन जो है फ्रांस का है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ पे कुछ बेसिन का निर्माण भी होता है, कुछ बेसिन भी है, उनके नाम रखो। बेसिन जैसे अंडमान बेसिन है, अंडमान के पास में जो बेसिन है उसको बोलते हैं अंडमान बेसिन, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान बेसिन, अरब बेसिन, ओमान और मॉरिशस। अंडमान बेसिन, ओमान बेसिन, मॉरिशस बेसिन, अगरवास बेसिन, ठीक है, नटाल बेसिन, और क्या मिलेगा? नटाल बेसिन, नटाल बेसिन वही दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में नटाल बेसिन है। उसी के पास में आपको अगरवास दिखाई देता है जो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है। मॉरिशस बेसिन मॉरिशस के पास में पड़ता है। ओमान बेसिन ओमान वाले क्षेत्र में पड़ता है। और अंडमान बेसिन अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा इसमें है कोकोस है, एक है कोकोस किलिंग बेसिन है। क्या नाम है? कोकोस किलिंग बेसिन, इसका नाम याद रखना, कोकोस कोकोस किलिंग बेसिन। ये आपको कोकोस द्वीप के पास दिखाई देता है। कोकोस द्वीप, कोकोस जो आपको म्यांमार वाला वो नहीं है, ये कहाँ पर स्थित है? ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है, ठीक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पास में जो कोकोस द्वीप है, ये कोकोस पे अधिकार क्षेत्र किसका है? ऑस्ट्रेलिया का अधिकार क्षेत्र है, कोकोस द्वीप समूह, ठीक है। कोकोस किलिंग बेसिन इसको बोलते हैं। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है, ठीक है। और वो कोको है, ठीक है, कोको चैनल इसको हम बोलते थे, जो म्यांमार को अलग करता है। ये कोकोस है, कोकोस किलिंग बेसिन के नाम से इसको जाना जाता है। कुछ बेसिन है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा सोमालियन बेसिन भी है, इसको भी लिखना आपको। सोमालियन बेसिन सोमालिया के पास में स्थित है। हाँ, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई भाग में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित है। तो भारत, इसके बाद भारत का क्षेत्र आता है। भारत ऑस्ट्रेलिया बेसिन के नाम से भी इसको हम बोल सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया का बेसिन है, ठीक है। जैसे वैसे अगर कोकोस जो द्वीप है उस पर अधिकार क्षेत्र पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया का अधिकार है, ठीक है। हिंद महासागर के कुछ सीमांत सागर भी है, जिसमें आपका पहले बताया था लाल सागर है और फारस की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को कुछ विद्वानों द्वारा सीमांत सागर के रूप में नहीं माना जाता है, ठीक है। इसके सीमांत सागर भी लिख लेना, लाल सागर और फारस की खाड़ी, ठीक है। ये हो गया महासागर। इसके अलावा क्या अगला टॉपिक है? महासागरी जल का तापमान है। क्या है? महासागरी जल का तापमान।
महासागरीय जल का तापमान कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे हम देखते हैं कि हम अगर भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो और दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, पहले तो उत्तर और दक्षिण देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग जो होता है उत्तरी गोलार्ध में अधिक पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग कम है, जल की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा है। तो अगर देखा जाएगा दोनों में अपेक्षाकृत जो तापमान अधिक होगा वो उत्तरी गोलार्ध में अधिक होगा, क्योंकि स्थल जो होता है अधिक गर्म होगा तो वहाँ पे स्थलीय उपवनें चलती हैं तो जल को ज़्यादा मतलब गर्म करती हैं। जो तापमान अधिक देखा जाता है वो उत्तरी गोलार्ध में अधिक देखा जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, कम तापमान होता है। दूसरा कारण ये है कि हम जैसे ही भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तापमान हमें अधिकतम तापमान में कमी होती हुई दिखाई देती है, तापमान में क्या होती है, कमी होती हुई दिखाई देती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास में तापमान में कम है, मतलब जल का तापमान, यहाँ पे जल के तापमान की बात हो रही है, ठीक है। जल के तापमान में अगर अधिकतम पूछा जाए कहाँ पे दिखाई देता है, तो भूमध्य रेखा से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, भूमध्य रेखा के आसपास नहीं दिखाई देता। कारण उसका अलग है, क्योंकि भूमध्य रेखा के क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ पे जल का तापमान जो होता है अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि भूमध्य रेखा से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे जल का तापमान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो कभी भी पूछा जाए कि भूमध्य जो जल का तापमान होता है या सागरीय जल का तापमान होता है सबसे अधिक भूमध्य रेखा के पास में होता है, तो ये गलत है। भूमध्य रेखा से थोड़ा ऊपर होता है जल का तापमान सर्वाधिक होता है, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होने की वजह से क्या होता है, जल का तापमान निम्न स्तर पे पहुँच जाता है, अपने निम्न स्तर पे आता है अपेक्षाकृत। ये नहीं कि ध्रुवों के जैसे 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 हम उत्तर से दक्षिण मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ अर्थात भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो जल का तापमान कम होता जाता है। ये जल का तापमान जो है एक तो ऊर्ध्वाधर रूप से मतलब लंबवत देखा जाए तो लंबवत ऊपर से नीचे जाने पर भी तापमान में देखा जाता है कि ऊपर से अगर हम नीचे जाएंगे तो तापमान में क्या दिखाई देता है, गिरावट दिखाई देती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश 200 मीटर की गहराई तक पहुंच सकता है। सूर्य का प्रकाश जो है कितने मीटर की गहराई तक जाता है, 200 मीटर की गहराई तक जाता है। तो ऊपरी भाग में तापमान अधिक होगा, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तापमान में क्या दिखाई देगा, कमी दिखाई देती है। और जैसे आप ऊर्ध्वाधर क्षैतिज की बात करेंगे, क्षैतिज मतलब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, उत्तरी भूमध्य रेखा से दक्षिण ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो सूर्य का तापमान क्या होता है, सूर्य जो है भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है और ध्रुवों पर क्या होता है, उसकी प्रकाश जो तिरछी जाती है। तो जहाँ पे प्रकाश अधिक दूरी तय करेगी वहाँ पे सूर्यातप जो होता है वो कम होगा, मतलब वहाँ पे सूर्य द्वारा जल द्वारा कम एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी, अवशोषित की जाएगी, तो वहाँ पे जल का तापमान क्या होगा, कम होगा। जहाँ पे सूर्य का तापमान या सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहाँ पे जल का तापमान अधिक हो गया, उस स्थल भाग का तापमान अधिक होता है। किंतु जहाँ पर तिरछी पड़ती है वहाँ पे सूर्य के द्वारा या उनके विकिरण जो होते हैं, रेडिएशन होता है, उनको अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अधिक दूरी तय करने की वजह से क्या होता है, तापमान उस क्षेत्र का कम होता है। तो जैसे उत्तर से हम दक्षिण की तरफ आएंगे, उत्तर से दक्षिण की तरफ तापमान में वृद्धि होती है, क्या होती है, तापमान में वृद्धि दिखाई देती है। किंतु अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, तापमान में कमी दिखाई देती है। लेकिन भूमध्य रेखा के क्षेत्र में तापमान जो होता है अपेक्षाकृत भूमध्य रेखा से थोड़ा ऊपर उनके अपेक्षाकृत कम होता है। तो भूमध्य रेखा के पास में सबसे अधिक तापमान नहीं होता है, सबसे अधिक तापमान भूमध्य रेखा से थोड़ा ऊपर होता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश जो है उनसे थोड़ा सा ऊपर तापमान सर्वाधिक दिखाई देता है, ठीक है। इसमें लिखना महासागरीय जल का तापमान में समुद्र का जल सौर विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके गर्म होता है। अच्छा, समुद्र का जल कैसे गर्म होता है, सूर्य के प्रकाश से ही तो गर्म होगा। इसमें समुद्र का जल सौर विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके गर्म होता है। समुद्र का जल सौर विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके गर्म होता है। और जो ये सौर विकिरण होगा, सूर्य की रोशनी ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, अधिक गर्म होगा। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म होता है, जबकि शीत ऋतु में क्या होता है, अपेक्षाकृत ठंडा होता है। तो सीजन भी हम याद कर सकते हैं, गर्मी के महीने में अधिक गर्म होता है, इसका तापमान सागरीय जल का तापमान अधिक होता है, जबकि ठंडी के महीने में तापमान जो होता है अपेक्षाकृत कम होता है। अगर महीनों की बात की, किसी एक मंथ की बात की जाएगी तो अगस्त महीने में जो तापमान होता है वो सर्वाधिक होता है, जबकि फरवरी मंथ में इसका तापमान जो होता है न्यूनतम होता है, ठीक है। सागरीय जल का तापमान किस महीने में सबसे अधिक होता है, अगस्त महीने में सर्वाधिक होता है, ठीक है। अगर सीजन की बात की जाएगी तो ग्रीष्म में तापमान अधिक होता है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है तापमान
सर्वाधिक होता है, मैक्स होता है, जबकि शीत ऋतु में क्या होता है, तापमान जो है वो मिनिमम होता है। और मंथ में अगर इसी चीज को देखा जाए तो क्या है, अगस्त में तापमान क्या है, सबसे अधिक। अगस्त में क्या रहेगा, मैक्सिमम रहता है तापमान, टेम्परेचर। और फरवरी मंथ में क्या होता है, तापमान सबसे कम होता है। फरवरी महीने में तापमान जो होता है सबसे कम होता है। समुद्र सागरीय जल की बात की जाए तो तापमान का सबसे ज्यादा अगस्त महीने में होता है, फरवरी में सबसे कम होता है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक और शीत ऋतु में सबसे कम होता है। ठीक है। सागरीय जल का तापमान जो अगर सागर का जल है गर्म है या ठंडा, उसका महत्व भी है। सागरीय जल के तापमान पर ही जो जीव जंतु या वनस्पतियां पाई जाती हैं। सागरीय जल का तापमान जैसा रहता है उसी के आधार पर वहाँ की जीव जंतु या वनस्पतियां वहाँ पर या उनका आवास क्षेत्र होता है। ठीक है। तापमान का भी अपना एक महत्व है। ठीक है। अगर अधिक ठंडे वाले क्षेत्र है तो वहाँ पे क्या होगा, पानी जो है बर्फ में बदल जाएगा, तो वहाँ पे वनस्पतियां अलग पाई जाएंगी। और थोड़ा उनके अपेक्षाकृत गर्म वाले क्षेत्र है तो वहाँ पे वनस्पतियां अलग पाई जाती है और वहाँ पे जीव जंतु भी अलग अलग पाए जाते हैं। तो तापमान का अपना एक महत्व है सागरीय जल की। ठीक है। और यहाँ पे मत्स्य क्षेत्र भी पाए जाते हैं। मत्स्य क्षेत्र कहाँ पाए जाएंगे, जैसे डॉगर बैंक था, डॉगर बैंक है, ग्रैंड बैंक, डॉगर बैंक, प्रशांत महासागर में पढ़ा था आपने। वहाँ पे क्या मत्स्य क्षेत्र मतलब फिशरीज वगैरह, मतलब मछलियों का अधिक एक तरह से उत्पादन होता है वहाँ से, डॉगर बैंक से हो गया, ग्रैंड बैंक से। ठीक है। तो समुद्री जल के तापमान पे ये सब चीजें निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, समुद्री जल के तापमान पर निर्भर करती है। महासागरीय तापमान का वितरण, अगला टॉपिक क्या है, महासागरीय तापमान का वितरण। महासागरीय तापमान का वितरण जो है तो लंबवत आधार पे होता है, जैसे मैंने पहले बताया था गहराई के आधार पे। गहराई में देखा जाएगा तो तापमान जो होता है नीचे जाने पर कमी दिखाई देती है, किंतु अगर हम क्षैतिज आधार पर देखें तो भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाने पर, ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान में क्या दिखाई देता है, कमी दिखाई देती है। लेकिन भूमध्य रेखा के पास जो होता है अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ पे तापमान जो होता है उसके ऊपर के अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक, इतना याद रखना कि सबसे ज्यादा तापमान जो होता है भूमध्य रेखा के ऊपर होता है, जबकि भूमध्य रेखा के पास तापमान कम होता है। कारण क्या है उसका, कि वहाँ पर अधिक वर्षा होती है, वर्षा के अधिक होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है। और इसका दो प्रकार के हम तापमान का वितरण दो आधार पे करते हैं, तो क्षैतिज आधार पे करते हैं, दूसरा लंबवत आधार पे करते हैं। ठीक है। एक पहला है जल एवं स्थल के वितरण में असमानता। जल व स्थल के वितरण में असमानता दिखाई देती है। के वितरण में असमानता। जो जल है और स्थल है यहाँ पे इसके वितरण में भी असमानता दिखाई देती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, जल की मात्रा अधिक है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, जल की मात्रा अधिक है या कम है, कम है। दक्षिणी गोलार्ध में अधिक है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा कम है। और उत्तरी गोलार्ध में स्थल की मात्रा अधिक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है। तो स्थल भाग में के गर्म होने के कारण जो जल का तापमान है वो भी गर्म होता है, कि जो पवनें चलती है स्थल से जल की तरफ चलती है। दिन के समय क्या होता है, जो पवन होती है या व्यापारिक पवनें जो भी होती है वो स्थल से जल की तरफ, मतलब सागर की तरफ चलती है। तो जो स्थल का गर्म भाग है वहाँ पे तापमान अधिक होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की वजह से गर्म होती है जल्दी। तो जल्दी गर्म होने की उनका जब प्रवाह होता है जो गर्म होगा, अच्छा जो अधिक गर्म होगा उनका तापमान कैसा होगा, तापमान अधिक है तो वहाँ पे दाब कम होता है। तो पवनों की दिशा क्या सागर से स्थल की तरफ होती है। ठीक है। और जब ये क्षेत्र गर्म होता है तो यहाँ पे जब पवनें होती है रात में भी उसी दिशा में, रात में क्या होगा, स्थिति बदल जाती है, तो पवनें किधर जाएंगी, रात के समय में स्थल से जल की तरफ जाती है। तो वो वाला पूरा जो महासागर का क्षेत्र है वो हमेशा एक तरह से वहाँ पे तापांतर की स्थिति जो होती है लगभग 1 डिग्री के आसपास होती है। मतलब दिन और रात के समय के जो ताप होते हैं उनके बीच का जो अंतर होता है 1 डिग्री होता है। ठीक है। अगर महासागरीय तापांतर की बात की जाए तो कितना होता है, लगभग 1 डिग्री तापांतर होता है। दोनों के तापों में अंतर अगर पूछा जाता है तो सबसे कम दिखाई देता है, मतलब एक तरह से 1 डिग्री मतलब न्यूनतम ताप में अंतर दिखाई देता है दिन और रात में। ठीक है।
अच्छा, ऐसा कौन सा ऐसा ग्रह है जहाँ पे तापांतर सबसे अधिक है? कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका तापांतर सबसे अधिक है? बुध ग्रह का सबसे अधिक तापांतर होता है। ठीक है, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 450 483 के आसपास, और वही रात में जो होता है माइनस में चला जाता है। तो दोनों का तापांतर निकालते हैं तो 500 के लगभग पहुँच जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या जलीय भाग की अधिकता पाई जाती है। तापमान के वितरण में भिन्नता इससे दिखाई देती है। ठीक, गर्म स्थलीय भाग के संपर्क के कारण महासागरीय भाग जो होता है इसका तापमान अधिक होता है। स्थलीय भाग के संपर्क में आने के कारण उसका जो तापमान होता है, सागरीय जल का तापमान यहाँ पे अधिक होता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, जल की मात्रा अधिक है, इसलिए वहाँ पे अपेक्षाकृत तापमान कम दिखाई देता है। तो एक कारण तो ये हो गया, जल एवं स्थल के वितरण में असमानता है। ठीक है, महासागरीय जल के तापमान में वितरण के लिए एक कारण क्या है, जल और स्थल की वितरण में समानता। इसका मतलब लिख सकते हो कि जल की जो मात्रा है वो दक्षिण गोलार्ध में अधिक है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की मात्रा अधिक है। स्थल ताप के कारण, जो स्थलीय भाग का ताप है उसके कारण जो होता है उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की मात्रा कम होती है, जिसके कारण जो है दक्षिणी गोलार्ध में तापमान क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षाकृत कम होता है। दूसरा जो है अक्षांश की स्थिति, क्या है, अक्षांशों की स्थिति। अक्षांश की स्थिति का मतलब यह है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा पे चलते हैं, तो भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की तरफ चलने पर अक्षांश, भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की तरफ चलने पर और इधर दक्षिण ध्रुव के चलने पर तापमान में क्या होती है, कमी दिखाई देती है। क्या दिखाई देता है, कमी दिखाई देता है। अक्षांशों की स्थिति कैसे है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलने पर कमी दिखाई देती है, तापमान में क्या होती है, कमी दिखाई देती है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। तापमान में क्या होता है, कमी दिखाई देती है। किंतु भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक सबसे अधिक तापमान नहीं होता। ठीक है, इस बात का अर्थ, सबसे अधिक तापमान भूमध्य रेखा पर नहीं होता। ठीक, और कारण क्या है इसका, नहीं, तापमान में कमी क्यों दिखाई दे रही है, जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछा पड़ना। ठीक है, भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें जो होती है उसके आसपास के क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। जैसे जैसे हम उत्तर की ध्रुव की तरफ जाते हैं वहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिस वजह से ध्रुवों पर तापमान कम होता है और इधर भूमध्य रेखा पे तापमान अधिक होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पे तापमान अधिक होता है और यहाँ पे तापमान अधिक होने के कारण जो आपका सागरीय जल होता है उसका तापमान भी अधिक होता है। अगला है महासागरीय धाराएं। तीसरा पॉइंट क्या है, महासागरीय धाराएं। और इसके बाद है प्रचलित पौने। महासागरीय धाराएं कैसे, कुछ जैसे महासागरीय धाराएं ठंडी धाराएं होती हैं, कुछ गर्म जल धाराएं होती हैं। जो गर्म जल धारा होती है उसके क्षेत्र में जो भी क्षेत्र आता है वहाँ का क्षेत्र क्या, उसका तापमान क्या होता है, अधिक होता है। किंतु कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ का तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, जैसे आप नार्वे वाले क्षेत्र में देखोगे तो वहाँ पे 55 डिग्री के आसपास भी तापमान अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे नार्वे की धारा, जो गल्फ स्ट्रीम की शाखा है नार्वे की धारा, वो एक गर्म जल धारा है और वहाँ पे बर्फ नहीं जमता है। उस क्षेत्र में आपको बर्फ नहीं दिखाई देती, मतलब जमते हुए नहीं दिखाई देता। किंतु अगर आप देखोगे लेब्राडोर के पास में, लेब्राडोर के नार्वे के पास तो 55 से 65 डिग्री के बीच में है, वहाँ पर बर्फ जो है नहीं जमता है। किसके कारण से, गल्फ स्ट्रीम की एक शाखा है नार्वे की धारा की, जो कि गर्म जल धारा है। किंतु अगर आप लेब्राडोर के पास में आओगे, लेब्राडोर जो कि ग्रीनलैंड के किधर पश्चिम में है और कनाडा के पास में, वहां पर क्या होता है, कम अक्षांश पे ही बर्फ जमता हुआ दिखाई देता है। कारण क्या है कि लेब्राडोर की जो जलधारा है वो एक ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा के संपर्क में आने के बाद उस क्षेत्र का तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि उधर गर्म जलधारा के कारण वहां का तापमान जो होता है अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो महासागरीय जलधाराएं भी तापमान में जो असमानता, तापमान के वितरण में जो असमानता दिखाई देती है उसमें योगदान देती है महासागरीय धारा। कैसे, जैसे जो ठंडी जलधाराएं होती है उस अपने जिस क्षेत्र में चलती हैं उस क्षेत्र का तापमान कम करती हैं, जबकि जिस क्षेत्र में गर्म जलधाराएं चलती हैं वहाँ का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है। उदाहरण के रूप में नार्वे वाला क्षेत्र जो है वहाँ पे नार्वे की धारा यानी गल्फ स्ट्रीम की धारा की वजह से उस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है, जबकि लेब्राडोर की धारा, अटलांटिक ओशन की बात करें, अटलांटिक ओशन में दो असमानता दिखाई, एक ही जगह पे दो असमानता दिखाई देती है।
एक तो 55 से 65 डिग्री के आसपास में नार्वे की धारा चलती है, जो गल्फ स्ट्रीम की धारा की वजह से, गल्फ स्ट्रीम की धारा ही है, उसकी एक शाखा नार्वे की धारा बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, वहाँ का तापमान क्या होता है, 55 डिग्री से ऊपर वाले अक्षांश पे भी वहाँ पे बर्फ नहीं जमती। किंतु लेब्राडोर में 45 डिग्री के आसपास पड़ता है, वहाँ पे तापमान जो होता है न्यूनतम होता है। कारण क्या है, लेब्राडोर की शाखा जो है, लेब्राडोर की जो धारा जो है, करंट है, उसके ठंडे होने की वजह से उस क्षेत्र में बर्फ कम अक्षांश पर ही जम जाता है। ठीक है, महासागरीय धारा का। इसके अलावा जैसे आपका है प्रचलित पौने, कुछ प्रचलित पौने जैसे स्थल से जल की तरफ चलती है। स्थल से जल की तरफ चलने की वजह से प्रचलित पौने क्या है, व्यापारिक पौने जो होती है, जब स्थल से जल की तरफ चलती हैं तो अगर गर्म स्थल वाले भाग है, गर्म वाले क्षेत्र है, तो वहाँ पे तापमान क्या होगा, सागरीय जल का तापमान क्या होता है, अधिक होगा। उस क्षेत्र में सागरीय जल का तापमान अधिक होता है। किंतु अगर स्थल वाला भाग ठंडा वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पे चलने वाली जो पौने होंगी कैसी होंगी, अपेक्षाकृत कम होंगे। तो प्रचलित पौने भी क्या करती है, महासागरीय जल के तापमान को बदलती है, महासागरीय जल के तापमान में असमानता का एक कारण बनती है। कि किसी क्षेत्र में जब प्रचलित पौने जो स्थल भाग है वहाँ पे अधिक गर्म होगा, तो व्यापारिक पौने जब भी चलेंगी या प्रचलित पौने जो भी आगे बढ़ेंगी, तो सागरीय जल के तापमान को अगर गर्म वाले क्षेत्र से आगे बढ़ती है तो वहाँ पे बढ़ा देती है, अगर ठंडे वाले क्षेत्र से आगे बढ़ती है तो उस क्षेत्र के तापमान को कम कर देती है। ठीक है, ये है प्रचलित पौने को। तो आज इतना ही। तापमान कल जो रहेगा लवणता के बारे में रहेगा, कि मतलब उनकी जो शॉर्टनेस है, कि ऊंचाई के मतलब गहराई के आधार पे ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज या लंबवत या क्षैतिज के आधार पे कैसे बढ़ती है घटती है। ठीक है, कल लवणता और महासागरीय जलधाराओं का रहेगा। ठीक, थोड़ा सा टॉपिक है।